Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Sonal, Priyanka, Deepak, Naveen. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, लास्ट एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ का लास्ट एक्ट है आपका, है ना. काफी डेफिनेशन है इस एक्ट में. बाकी तो कुछ बचता नहीं है, बट डेफिनेशन ही पूछी जाती है ना. एक्ट में डेफिनेशंस बहुत सारी हैं और मेजरली डेफिनेशंस के आसपास ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन. तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वही एम्प्लॉयज की बेनिफिट के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था, वही सर्टेन बेनिफिट्स. एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट सर्टेन बेनिफिट्स लाइक, आप इसमें लिखेंगे सिकनेस बेनिफिट. एम्प्लॉय को अगर बीमार हो जाता है एम्प्लॉय, तो बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये एक्ट. मैटरनिटी बेनिफिट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रेगनेंसी बेनिफिट्स जिसे बोलते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ इंजरी हो जाती है एम्प्लॉय को, तो उसके लिए ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ना. सिकनेस, मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी, डिसेबलमेंट भी बोलते हैं, जिसे डिसेबलमेंट बेनिफिट्स भी बोल रहे हैं ये लोग. सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है. तो द ईएसआई एक्ट पास्ड इन 1948. एग्जैक्ट डेट है 1 अक्टूबर 1948, है ना. इट प्रोवाइड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी and health insurance in this country. It provides social security and health insurance in this country. Actually, it provides for तीन, वापस से याद बोल रही हूँ, sickness benefit, maternity benefit, disablement benefit and other related matters. Related matters भी हैं, आगे आप ज्वाइन कर दीजिएगा. sickness, maternity, disablement and other related matters. स्कोप क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं एक बार. इट इज एप्लीकेबल टू, इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी अलग है बाकियों से. इट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज. अब ये सीजनल फैक्ट्रीज कौन सी होती है? एक लिस्ट है, इसके शेड्यूल में एक लिस्ट दे रखी है. उस लिस्ट में जितनी भी फैक्ट्रीज का नाम है वो सीजनल है ना. बाकी नॉन सीजनल में भी दो कैटेगरी करी है, एक यूजिंग पावर, एक नॉन पावर. तो ऐसी नॉन सीजनल फैक्ट्री जो पावर के साथ काम कर रही है और उधर 10 से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर ये एक्ट लगेगा. या नॉन सीजनल फैक्ट्री जो विदाउट पावर काम कर रही है एंड 20 और मोर एम्प्लॉयड पर्संस आर एम्प्लॉयड देयर, तो भी ये लग जाएगा. और फैक्ट्रीज के अलावा अदर एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो लग जाएगा. इसके अलावा इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया 2015 में to shops, hotels, restaurants, cinema, including preview theaters, road motor transport undertakings, newspaper establishments employing 20 or more persons. यहाँ पर भी ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई, अब इन पे भी लगती है. तो दैट इज एप्लीकेबिलिटी, है ना. नॉन सीजनल, विद पावर, विदाउट पावर. विद पावर 10 या 10 से ज्यादा, विदाउट पावर 20 या 20 से ज्यादा. बाकी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स में 20 या 20 से ज्यादा. एक्सटेंडेड प्रोविजंस टू दीज एरियाज एज वेल. देख लीजिएगा एक बार. फिर बोल रहे हैं, नोट बोल रहे हैं, फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट टू विच एक्ट अप्लाइज shall continue to be governed by the act even if employed person fall below the limit. वही once applicable always applicable वाला सीन है. एक बार अप्लाई हो गया तो फिर हमेशा लगेगा, even if the number falls below minimum.
ये बात तो समझ आ ही रही होगी, क्योंकि पहले भी था, ये तो हर जगह ही था, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल वाला प्रोविजन, कि एक बार आपके 20 से ज्यादा थे तो आपके ऊपर एक्ट लग गया था, लेटर ऑन 20 से कम हो गए, स्टिल दिस एक्ट विल कंटिन्यू। नोट नंबर 2 है, एम्प्लॉइज ऑफ द फैक्ट्रीज इन एस्टैब्लिशमेंट इन रिसिप्ट ऑफ वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ आर कवर्ड इन दिस एक्ट। वही, ये किसको बेनिफिट देता है एक्चुअली? छोटे एम्प्लॉइज। अब छोटे एम्प्लॉइज मतलब जिनके वेजेस आर नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ, जिनकी वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ है, उनके ऊपर ये एक्ट लगता है। पहले ये 15,000 होती थी लिमिट, अब 21,000 हो चुकी। चलिए डेफिनेशंस देखते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है सेम एज मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस में जो पढ़ी आपने वही यहाँ पे डाल देना। कन्फाइनमेंट, एक कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज कन्फाइनमेंट? द कंडीशन ऑफ बीइंग चाइल्ड बर्थ, it means labor resulting in the issue of a living child or labor after 26 week of pregnancy resulting in the issue of child whether alive or dead, है ना? और प्रेगनेंसी के वो जो प्रेगनेंसी के पीरियड होता है 26 वीक, उसके बाद जो लेबर पीरियड आता है, एंड उस लेबर पीरियड में जो भी चाइल्ड का बर्थ होता है उसे ये कन्फाइनमेंट कहते हैं। डिपेंडेंट की डेफिनेशन बहुत ही खतरनाक है, देखना क्या है। Dependent means any of the following relatives of a deceased insured person, namely, relative, वो dependent कौन माना जाएगा? A widow, उस deceased insured person की widow is dependent. A legitimate or adopted son, जिसने 25 साल की एज नहीं अटेन करी अभी, वो legitimate मतलब मतलब आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो बायोलॉजिकल चाइल्ड या फिर अडॉप्टेड सन, दोनों में से कोई भी हो आपकी, उसने लेकिन 25 ईयर्स से लेस देन एज में हो। एन अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, अनमैरिड। अ विडोड मदर, उसकी मदर जो विडो हो चुकी है वो। इफ wholly dependent on the earnings of insured person at the time of his death, a legitimate or adopted son or daughter who has attained the age of 25 and is infirm। ये बोल रहे हैं अगर मान लीजिए 25 साल से ऊपर का लेजिटिमेट या अडॉप्टेड डॉटर या सन है, एंड ही और शी इज इनफर्म। इन्फर्मिटी भी आपको आगे पता, मतलब कि मेंटली इज नॉट एबल टू कंडक्ट थिंग्स, मतलब ही इज मेंटली एबनॉर्मल। तो इनफर्म है, फिजिकली या मेंटली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इनफर्म मतलब होता है फिजिकली या मेंटली ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो बोला है ऐसा सन या डॉटर जो कि 25 साल से ऊपर है, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो अडॉप्टेड हो, and he or she is infirm and they are wholly dependent on the earnings of the insured person, तो वो भी dependent में आएगा। If wholly or in part dependent on the earnings of his insured person at the time of his death, a parent other than a widowed mother, ये बोल रहे हैं कि अगर wholly या फिर partly dependent है इस इंश्योर्ड पर्सन की अर्निंग्स पे, तो ये लोग भी डिपेंडेंट माने जाएंगे। कौन? अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर। आपके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, डिपेंडेंट के पेरेंट्स। विडोड मदर क्योंकि ऊपर कवर कर लिया इसलिए। विडोड मदर का डिपेंडेंट होना या नहीं होना इज नॉट कंपलसरी। ऊपर विडोड मदर के लिए बोला कि चाहे आप डिपेंडेंट हो चाहे आप नॉट डिपेंडेंट हो, स्टिल यू विल बी कवर्ड। तो यहाँ पर विडोड मदर को हटा दिया, मतलब फादर की बात कर रहे हैं। अ माइनर इलेजिटिमेट सन, an unmarried illegitimate daughter, or a daughter legitimate or adopted or illegitimate if married, and a minor or if widowed and a minor। ये बोल रहे हैं अ माइनर इलेजिटिमेट सन भी आ जाएगा अगर वो होली और पार्टली डिपेंडेंट है ऑन द अर्निंग्स ऑफ
डिसीज्ड एम्प्लॉय। एन अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर भी आ जाएगी, अनमैरिड, है ना। माइनर तो इलेजिटिमेट सन आएगा, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर। अनमैरिड बोला है, उसकी एज कुछ भी हो, माइनर हो चाहे मेजर हो। अ डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, आपकी डॉटर चाहे लेजिटिमेट हो चाहे अडॉप्टेड हो या फिर इलेजिटिमेट हो। इफ मैरिड, शादी हो गई है तो भी आ जाएगी। एंड अ माइनर, माइनर बच्चा तो आएगा ही। और इफ विडोड एंड अ माइनर, और अगर मान लीजिए कि वो जो डॉटर है आपकी वो माइनर है एंड विडोड है तो वो भी आ जाएगी। तो एक्चुअली डॉटर तो सारे ही केसेस कवर कर लिए। ऊपर लाइन में बोली थी, बोला था कि अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर आती है। अनमैरिड होनी चाहिए और लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड। लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड अनमैरिड डॉटर बोला था, उसका तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब नीचे बोल दिया कि अगर कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में सारे केस कवर कर लिए। माइनर, पहले तो माइनर, फिर माइनर दोनों लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, फिर बोला है माइनर इलेजिटिमेट सन भी आ जाएगा, माइनर इलेजिटिमेट सन भी आ जाएगा, माइनर होना चाहिए। एंड अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, एक्चुअली इलेजिटिमेट के बारे में है ये मेजरली, तो इलेजिटिमेट डॉटर और वो भी अनमैरिड, वो भी आएगी। डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड अ माइनर बोल रहे हैं। डॉटर 3 केस, क्या क्या, लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो या इलेजिटिमेट हो, और वो मैरिड हो एंड माइनर। मैरिड हो, माइनर हो, या फिर विडोड हो और माइनर। ये समझ आया? इज इट क्लियर? मैम आप लोग ये चार्ट बनाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक किस एक लिख लेना। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जब मैरिड है ना तब माइनर होना जरूरी है, ऐसा कह रहा है ना ये? जब मैरिड हो आप तब माइनर होना जरूरी तभी है। डिपेंडेंट मानेंगे ना उसको। एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर भी आ गए हैं सारे, शायद कवर हो गया है। हमारी जो डॉटर है वो बोला है अनमैरिड कवर हो रहा है, इलेजिटिमेट हो या चाहे लेजिटिमेट हो, और इफ मैरिड एंड अ माइनर। मैरिड के केस में माइनर होना जरूरी है। और विडो के केस अगर में भी है। हाँ, और विडो के केस में भी माइनर, लेकिन विडो के केस में तो यार हमेशा होना चाहिए। एक मिनट रुको, ऊपर कवर किया है क्या? नहीं कवर किया। नहीं, विडो के केस में, हाँ एग्जैक्टली, विडो के केस में कवर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर डिपेंड इंश्योर्ड पर्सन हस्बैंड भी माना जाता है इस केस में। ठीक है, अगर मैरिज हो चुकी है तो उस केस में माइनर होना जरूरी है। अब मैरिज अगर है तो भी, और अगर नहीं है दैट मीन्स वो विडो हो चुकी है तो भी माइनर होना कंपलसरी। इसको आप चार्ट बनाओगे ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, खुद की कॉपी में बनाना चार्ट। आगे आते हैं, अ माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर। ये इसी के पॉइंट चल रहे हैं कि ये लोग डिपेंडेंट है पार्टली या होलली ऑन द अर्निंग्स ऑफ द डिपेंडेंट पर्सन, डिसीज्ड एम्प्लॉय। माइनर ब्रदर भी आ जाएगा या अनमैरिड सिस्टर भी आ जाएगी जो माइनर है, और अ विडोड सिस्टर इफ अ माइनर। विडो के केस में ये शादी वाला तो माइनर ही चलेगी, चाहे डॉटर हो चाहे सिस्टर हो। विडोड सिस्टर इफ अ माइनर, अ विडोड डॉटर इन लॉ, है ना। अब इसका माइनर या मेजर होना कंपलसरी नहीं है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू,
तो अगर कोई विडोड डॉटर इन लॉ है तो वो चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, कवर होगी। अ माइनर चाइल्ड ऑफ द प्री डिसीज्ड सन, आपका मतलब पोता, पोता या पोती, चाइल्ड बोला है, अ माइनर चाइल्ड ऑफ द प्री डिसीज्ड सन भी कवर हो जाएगा। ये सारा डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। और भी है, अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द, वो दोएते दोएती होते हैं, वो प्री डिसीज डॉटर है, उसका माइनर चाइल्ड है, वो भी कवर है यहाँ पे। अ पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, दादा दादी भी आ गए। ठीक है, अगर ये लोग होली या पार्टली डिपेंडेंट है ऑन द अर्निंग्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, तो फिर ये लोग कवर होते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या है। मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट or an occupational disease arising out of or in the course of his employment, being an insurable employment. Whether the accident occurs on the occupation, occupational disease is contracted within or outside the territorial limits of India. Employment injury मतलब होता है कि एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉय के साथ कुछ डिसेबलमेंट अराइज हो गया, कुछ डिजीज आ गई, बट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, उस काम को करते वक्त, उस एम्प्लॉयमेंट को करते वक्त, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा हो चाहे बाहर काम कर रहा हो, बट उस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, एंड उस ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट उसमें उसको कोई डिजीज अट्रैक्ट हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट अकर हो गया, तो फिर दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी, है ना। काम करते वक्त फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसके आईज में नॉर्मली भी प्रॉब्लम थी, बट जैसे ही उसने उस फैक्ट्री को ज्वाइन किया, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन किया, तो उसकी आईज में और कुछ बड़ी डिजीज अकर हो गई, मतलब वो इंक्रीज हो गई, वो प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। तो बताइए क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। एक वर्कर था, ऑलरेडी उसके आईज में थोड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ी थी, ऐसा ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी ऐसा ही है कि माइनर इश्यूज थे, बट जैसे ही उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया तो उसके बहुत ही मेजर इश्यूज आ गए आईज में बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट। तो इज दैट एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एग्जैक्टली, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। वहां पे लिखा हुआ क्या है देखिएगा, आप पढ़ना, कि बोला है इन द मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज बाय एक्सीडेंट हो जाए या फिर डिजीज अराइज हो जाए इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ना। तो उस एम्प्लॉयमेंट को करते वक्त डिजीज अराइज हो जाए, डिजीज हो जाए, तो फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानते हैं उसको। अब आते हैं एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पे, सेम है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन आप मिनिमम वेजेस एक्ट वाली याद कर लेना। वैसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था मिनिमम वेजेस एक्ट, जिससे आप मिनिमम वेजेस भी खोल लोगे, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार देख लीजिएगा। एम्प्लॉय थोड़ा सा अलग है इसमें। एम्प्लॉय पढ़ते हैं, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस in or in connection with work of a factory or establishment to which this act applies। ठीक है ना। वेजेस मतलब कि वो एम्प्लॉय मतलब द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, उसको वेजेस मिलेंगे। एंड इंक्लूड्स, एम्प्लॉय में कौन आ रहा है, हु इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर या फिर एजेंट ऑन एनी वर्क ऑफ द फैक्ट्री ईदर विद इन द प्रेमाइस और आउटसाइड द फैक्ट्री। तीन लोगों ने उसका एम्प्लॉयमेंट कराओ, या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने या इमीडिएट एम्प्लॉयर ने या एजेंट ने, है ना। कोई भी काम करने के लिए, चाहे फैक्ट्री के अंदर हो रहा हो चाहे बाहर ले जाके कर रहे हो, तो वो एम्प्लॉय माना गया है। परमानेंट नेचर का हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का हो, थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा हो। इंक्लूड्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस आ रहा है यहाँ पे, ट्रेनी आ रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स, और 21,000 से ज्यादा वाला। अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में एक अप्रेंटिस की डेफिनेशन दे रखी है, उसको छोड़ के जो भी अप्रेंटिस है वो, ठीक है।
तो ये 3 लोग नहीं आएंगे, बाकी सारे ये कवर हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं एक बार ध्यान रखिएगा। हु इज एम्प्लॉयड बाय 3 लोग, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने करा हो, इमीडिएट एम्प्लॉयर ने करा हो, ये इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है आगे डेफिनेशन आने वाली है, या एजेंट ने करा। काम कहाँ कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है या आउटसाइड कर रहा है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। अप्रेंटिस आएगा, बट अप्रेंटिस एक्ट में जो कवर हो रहा है अप्रेंटिस वो नहीं। किस पे नहीं लगता, मेंबर ऑफ इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स, और जिसके वेजेस 21,000 से ऊपर है। कुछ केस लॉज में क्लैरिफिकेशन आया था कि द फॉलोइंग कैटेगरीज आर कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ एम्प्लॉइज। कौन कौन, कैंटीन वर्कर्स। कुछ केस लॉज हुए थे, उसमें क्लैरिफिकेशन आया था कि कैंटीन वर्कर्स भी एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन अ शोरूम और सेल्स ऑफिस, वर्कर्स रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड द प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और शॉप, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयड ऑन डेली रेट बेसिस, कैजुअल वर्कर्स। ये सब एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ रहे हैं। केस लॉ से क्लैरिटी आई थी, फिर इसको इस डेफिनेशन में ऐड कर दिया क्लैरिफिकेशन के लिए कि दे आर आल्सो एम्प्लॉइज। फैमिली क्या है, फैमिली देखिएगा, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। फैमिली में अ स्पाउस, a minor legitimate or adopted child dependent upon the insured person, a child who is wholly dependent on the earnings of the insured person and who is receiving education till he or she attains the age of 21 years, या फिर unmarried daughter है ना। ऐसा child who is wholly dependent on the earnings of insured person, अब वो एजुकेशन ले रहा हो 21 years of age तक, या फिर एक अनमैरिड डॉटर चाहे उसकी एज 21 से ज्यादा क्यों नहीं। A child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the insured person so long as the infirmity long continues. Dependent parents if their income are less than prescribed by central government. In case of the insured person, in case the insured person is unmarried and his or her parents are not alive, अगर मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन अनमैरिड है और उसके पेरेंट्स भी जिंदा नहीं है, तो माइनर ब्रदर और सिस्टर, minor brother or sister wholly dependent upon the earnings of the insured person. माइनर ब्रदर सिस्टर भी कवर हो जाएंगे जो कि wholly covered insured person। कब होंगे, जब insured person alive नहीं है एंड सॉरी insured person unmarried है और उसके पेरेंट्स भी alive नहीं है। वैसे पेरेंट्स हो जाते हैं, पेरेंट्स पे नहीं है, दैट मीन्स कोई भी नहीं है उसका डिपेंडेंट में, तो फिर ये लोग आ जाएंगे ब्रदर और सिस्टर जो कि माइनर हो, बट दे शुड बी होली डिपेंडेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये फैमिली है हमारी। हेलो हाँ जी बेटा। मैम, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है मैम? ओनली लेजिटिमेट? बायोलॉजिकल चाइल्ड, बायोलॉजिकल चाइल्ड बोलते हैं जो मतलब आपका ही ब्लड हो, आपका ही बच्चा हो, है ना, दैट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल शादी होती है, उस बायोलॉजिकल शादी में जो भी बच्चा पैदा होता है दैट इज बायोलॉजिकल चाइल्ड। ठीक है, इलेजिटिमेट वही समझ आ गया होगा अब आपको, जो कि एक प्रॉपर शादी से नहीं हुआ है, वो उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड आपने सुना होगा कई बार। आगे चलते हैं। फैक्ट्री का मतलब है एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ। प्रेजेंस क्या होते हैं, फैक्ट्री का एक स्टैंडर्ड वर्जन होता है। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में आगे ही आपने, फैक्ट्री के जस्ट आगे ही एक टीन शेड लगा दिया, उस टीन शेड के नीचे भी काम हो रहा है, तो वो जो टीन शेड लगा हुआ है उस एरिया को प्रेसेंट्स बोलते हैं। तो प्रेसेंट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस, पूरी बिल्डिंग तो है ही, साथ में प्रेसेंट्स भी कवर करते हैं। वेयर ऑन 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर वर्कड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये तो जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइन और रेलवे रनिंग शेड। फैक्ट्री में ये दो नहीं आ रहे हैं, माइन नहीं आता है, रेलवे रनिंग शेड नहीं आता है।
ठीक है ना। अब आते हैं हम इमीडिएट एम्प्लॉयर पे। ये कौन है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर और एज एजेंट, काम कर रहा हो परमानेंट नेचर का या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटेड हो, तो ये इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? अ पर्सन हु हैज अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ फैक्ट्री और एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। एग्जीक्यूशन मतलब वो सारा काम देख रहा है वहां का, और अंडर द सुपरविजन, या फिर काम कर रहा है, सुपरवाइज उसको कौन कर रहा है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एज एजेंट of the whole or any part of the work which is ordinarily part of the work of factory or establishment of principal employer or incidental to the purpose of such factory। मतलब फैक्ट्री का मेन काम देख रहा हो, या तो खुद देख रहा हो, या अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या उसका एजेंट, उसके सुपरविजन में देख रहा हो, है ना। या फिर इंसिडेंटल, फैक्ट्री का मेन काम नहीं देख रहा हो, इंसिडेंटल काम देखता है फैक्ट्री के। And includes a person by whom the services of an employee are temporarily lent on hire to the principal employer, includes a contractor। और इसके अलावा इमीडिएट एम्प्लॉयर में वो पर्सन भी आ रहा है by whom the services of an employee are temporarily lent। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉयज दे रखे हैं फॉर स्मॉल पीरियड, कि आप इन एम्प्लॉयज के साथ ये काम करो। एक नहीं होता क्या, एक फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री के मान लीजिए कि मैम दो लाइक ए बेटे, फोरमैन, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि फोरमैन होता है। फोरमैन सुपरवाइजरी लेवल का होता है। इमीडिएट एम्प्लॉयर में फोरमैन तो आएगा ही, चलो। और भी जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, एक फादर है, उसके दो बेटे हैं। फादर इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, रजिस्टर्ड, उनका नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। उसका उसका जो एक बेटा है वो कभी कभी उस फैक्ट्री को विजिट करता है ना, कभी कभी आता है उस फैक्ट्री में और वो काम करता है उस फैक्ट्री में। तो उसको है ना, एक समटाइम्स उसको एक एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय दिया गया कि आप इनको सुपरवाइज कीजिए, इनको गवर्न कीजिए, एग्जीक्यूशन, इनका काम जो ये कर रहे हैं इनको सुपरवाइज करो, एग्जीक्यूट करो काम को, वो सब देखो। तो वो भी एक इमीडिएट एम्प्लॉयर बन जाएगा। तो बोला है एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर मतलब ऐसा बंदा जो कि फैक्ट्री का काम देख रहा हो या इंसिडेंटल काम देख रहा हो, खुद देख रहा हो, या फिर under the supervision of principal employer देख रहा हो, under the supervision of any agent of the factory देख रहा हो। and it includes the person जिसको कुछ employees दिए हैं, कुछ employees दिए हैं for a particular purpose, and it includes a contractor as well। ठीक है ना। तो ये होता है immediate employer। फिर आती है डेफिनेशन PPD, that is permanent partial disablement। एक और पढ़ोगे, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। व्हाट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट? डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर, एम्प्लॉय डिसेबल हुआ है परमानेंटली, which reduces the earning capacity of employee in every employment which he was capable of undertaking at the time of his accident arise resulting in disablement। मतलब एक ऐसा डिसेबलमेंट जिससे परमानेंटली उस एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी कम हो चुकी है ना, वो कमा ही नहीं पाएगा। मतलब वो सारे एम्प्लॉयमेंट जो एक्सीडेंट नहीं हो रहा था तब वो कर पाता था, अब वो नहीं कर सकता। एवरी इंजरी, और इसको अगर डिफाइन करें तो पार्ट सेकेंड ऑफ सेकेंड शेड्यूल में जो भी लिखा हुआ है, जो भी इंजरीज लिखी हुई है पार्ट सेकेंड ऑफ सेकेंड शेड्यूल में, वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है। इस शेड्यूल के, इस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में और उसके भी पार्ट 2 में जो भी इंजरीज मेंशन्ड है वो सारी PPD नेचर की। फिर आता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये क्या था? पार्शियल, ये है टोटल। डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर वही which is the capable of performing the time, मतलब it will incapacitates the employee for all the work। उस एम्प्लॉय को कोई भी काम नहीं करने दे रहा है जो वो करता था डिसेबलमेंट आने से पहले। The permanent total disablement shall be deemed to result from every injury, पार्ट 1 में डिफाइंड है।
टोटल वाली पार्ट 1 में डिफाइंड है शेड्यूल 2 के, या फिर इट कैन अकर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर आपको मल्टीपल इंजरीज हुई है पार्ट सेकेंड वाली ही वेरियस इंजरीज हुई है तो भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अराइज हो जाता है। वैसे तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है, सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की इंजरीज लिखी हुई है, लेकिन अगर आपको पार्ट 2 वाली मल्टीपल इंजरीज हुई है तो वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अराइज कर देती है। एंड उन मल्टीपल इंजरीज से 100% या उससे ज्यादा की अर्निंग कैपेसिटी नहीं रही है उस एम्प्लॉय की। ही इज इनकेपेबल ऑफ अर्निंग 100% ऑफ द पेमेंट जो पहले मिलता था वो नहीं कमा पा रहा है, या उससे भी ज्यादा की लॉस हो रहा है उसको, तो दैट इज परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। फिर आते हैं हम सीजनल फैक्ट्री पे। सीजनल फैक्ट्री का ये एक बार लिस्ट है, आप देखिएगा। अ फैक्ट्री विच इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देख लीजिएगा आप। टेम्पररी डिसेबलमेंट किसे कह रहे हैं? A condition resulting from an employment which requires medical treatment and temporary enable हुआ है employee from doing the work which he was doing, है ना? Medical treatment तो की तो जरूरत ही है, and temporary he is unable to work temporary for a short time. Wages किसे कह रहे हैं? तो wages में बोला है सारा remuneration जो भी कैश में मिला है, और includes और not includes दो definition दे रखी है। It includes any payment in respect of authorized leave, मतलब लीव विद पे लिया है आपने तो वो भी वेजेस में आएगा। लॉकआउट्स करे हैं उस ड्यूरेशन भी जो वेजेस मिल रहे हैं वो वेजेस में काउंट होंगे। लीगल होनी चाहिए लॉकआउट, स्ट्राइक आपने करी है लीगल होनी चाहिए। ले ऑफ पीरियड है मतलब एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है। अदर एडिशनल रेम्यूनरेशन इफ एनी पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 months, और भी कोई रेम्यूनरेशन और भी कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन लेकिन 2 महीने से ज्यादा का नहीं, वो भी वेजेस है। Not includes contribution paid by employer to the any PF और pension fund. Employer ने जो contribute करा है किसी भी provident fund में या pension fund में वो नहीं आता है। Any traveling allowance नहीं आता है। Traveling concessions मिले वो नहीं आते हैं। Some paid to defray expenses, मतलब आपने कोई खर्चा किया था उसको compensate करने के लिए reimburse करने के लिए employer ने आपको पे करा है, वो भी नहीं आते हैं। ग्रेचुटी जो डिस्चार्ज के टाइम पे आपको मिलती है वो भी नहीं आती है वेजेस में। बोनस और एक्सग्रेशिया पेमेंट मतलब पूजा बोनस, इंटरिम बोनस, किसी भी टाइप का बोनस वो भी नहीं आता है। केस स्टडीज को काफी सारी केस स्टडीज आई, उसमें क्लैरिफिकेशन आया और फिर बोला ये भी वेजेस है। LIC प्रीमियम सब्सिडी जो आपको LIC प्रीमियम मिलता है, LIC प्रीमियम पे जो सब्सिडी मिलती है, LIC प्रीमियम पे सब्सिडी मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट जमा कराते हो LIC प्रीमियम का, लेकिन कुछ सब्सिडी मिल रही है उसमें, एम्प्लॉयर कुछ सब्सिडी दे रहा है आपको, तो दैट आर वेजेस। HRA वेजेस है। हीट गैस या डस्ट अलाउंस वेजेस है। इंसेंटिव अलाउंस वेजेस है। इंसेंटिव बोनस वेजेस है। एंड ओवर टाइम अलाउंस वो भी वेजेस है। ये सारे वेजेस है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस स्टडीज जो भी आई उनको देखते हुए ये वेजेस बताने पड़े, ठीक है ना। तो दिस इज, अभी तो और भी डेफिनेशन है बच्चों, वेजेस के बाद भी अभी खत्म नहीं हो रहा है। नहीं हाँ खत्म हो गया यस, यहाँ तक खत्म हो गया। ये सारी डेफिनेशंस आज खत्म हुई है हमारी। चलो एक बहुत ही मेजर पार्ट था एंड बहुत बोरिंग सा पार्ट था, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई मीन काफी पिक होगा अब ये एक्ट अच्छे तरीके से, तो अब सारा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। सेक्शंस चालू हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यू विल गेट इंटरेस्ट। अभी तक सारा एक ये रिपीटेड है एक्चुअली, इनको कंपैरिजन आप करने बैठोगे ना, हर एक्ट में कुछ ना कुछ अलग अलग दे रखा है, तो आप वहां पर भी मिक्सिंग करने वाले हो, आई नो दैट, बट ट्राई टू मेक, आप बनाओ एक चार्ट अलग अलग एक्ट के, कंपैरेटिव चार्ट्स बनाइए, कंपैरेटिव चार्ट बनाओ। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इस एक्ट में ये थी, इसमें सिमिलर है, इसमें सिमिलर है, इसमें सिमिलर है, इस टाइप का एक्ट बना लो। 8 एक्ट्स रखो, कॉपी लो, 2 पेज खोलो बीच के, उसमें 8 एक्ट्स के नाम लिखो, बेसिस लिखो, बेसिस में एम्प्लॉयर किस में क्या है वो लिखते जाओ, एम्प्लॉय किस में क्या है वो लिखो, वेजेस किस में क्या है वो लिखो, और एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ हो रहा है वो लिखो।
है ना। तो ये इस तरीके का आप तैयार करो चार्ट। एम्प्लॉयमेंट इंजरी का लास्ट पैराग्राफ, 1 मिनट। बेटा कन्फाइनमेंट होता है एक्चुअली, जो वुमेन डिलीवर करती है ना जब बच्चा, उसको बोलते हैं लेबर पीरियड। तो वो कन्फाइनमेंट उसी को बोल रहे हैं। लेबर वो काम करने वाला लेबर नहीं है ये, दैट इज लेबर मतलब होता है कि वुमेन जब डिलीवर करती है बेबी को, तो वो जो पीरियड है दैट इज अ लेबर पीरियड। तो वो बोल रहे हैं वो जो लेबर हुआ है उसका रिजल्ट, बच्चा पैदा होना, चाहे वो डेड हो चाहे अलाइव हो, उसको बोल रहे हैं कन्फाइन। एम्प्लॉयमेंट इंजरी मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको इंजरी हुई है ना। उसमें आगे लिखा हुआ है वेदर, अच्छा वो एक्सीडेंट चाहे आपको कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, इंडिया में हुआ हो या इंडिया से बाहर हुआ हो, टेरिटोरियल लिमिट्स की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। इंडिया के अंदर हुआ हो या बाहर हुआ हो, बाहर काम कर रहा है लेकिन अपना ही काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का ही काम कर रहा है, और उस ड्यूरेशन इंजरी हुई है, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर वो भी होली डिपेंड, अगर वो भी होली डिपेंडेंट नहीं हो इंश्योर्ड पर्सन में, 4th पॉइंट में, तो फिर सेकंड इंश्योर्ड डिपेंडेंट की डेफिनेशन पूछ रही हैं आप, डिपेंडेंट में 4th पॉइंट पूछ रहे हो, फैमिली में। अच्छा फैमिली में 1st 2nd 3rd एंड 4th, इन्फर्मिटी वाला पूछ रहे हो। लास्ट पॉइंट पूछ रहे हो, इन केस द इंश्योर्ड पर्सन इज अनमैरिड। अच्छा अब वो डिपेंडेंट, अच्छा आप बोल रहे हो कि मैम वो भी डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में फिर कौन होगा। तो इस केस में जब फैमिली आपकी आ जाए तब आप, अच्छा ये भी है, ये तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा बच्चों कि इंश्योर्ड पर्सन अगर अनमैरिड है और उसके पेरेंट्स भी जिंदा नहीं है और माइनर ब्रदर सिस्टर, या मान लो माइनर ब्रदर सिस्टर ही नहीं है, ये मान लो है ना, तो माइनर ब्रदर सिस्टर होली डिपेंडेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन नहीं है, या फिर माइनर ब्रदर सिस्टर ही नहीं है, तो उस केस में फिर कौन फैमिली बनेगा। तो फिर उस केस में 1 सेकंड ऊपर से कुछ लेते हैं, स्पाउस भी नहीं आएगा, माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड भी नहीं आएगा। एक्चुअली फैमिली क्या है, बेसिकली फैमिली क्यों ये बोल रहे हैं, नॉमिनेशंस के लिए है ना। तो फिर फैमिली, अब आपके कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स भी नहीं रहे, अच्छा हर तरीके से कोई भी नहीं रहा, ठीक है, तो फिर फैमिली आएगी जब वो पैसा दिया जाएगा उसको, और नहीं आती है तो गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास वो पैसा जमा हो जाता है, मतलब जो भी पैसा उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का होता है वो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रखती है, बाकी ऐसे किसी और को तो नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इन्हीं को ही देते हैं। फिर है ईएसआई का जो अमाउंट, वो कंट्रीब्यूशन कौन दोनों करते हैं इसमें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैम कंट्रीब्यूशन तो बता दो, इसमें कंट्रीब्यूशन कौन दोनों करते हैं। फैमिली में लास्ट पॉइंट, अच्छा ठीक है, डिपेंडेंट में होली और पार्टली में सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो, ठीक है बेटा। डिपेंडेंट, अच्छा सेकंड पॉइंट, अच्छा सेकंड पॉइंट देखो ना, अ माइनर, इसको मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी कॉपी में लिखना अलग अलग करके, सब समझ आ जाएगा। ये मैंने एक साथ लिख दिया, एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई मुझसे, आप इसको अलग अलग करके लिखोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ये, एक्चुअली ये साथ में लिखा हुआ है ना सब, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप एक एक पॉइंट को लिखोगे ना आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप आज करना, सोनल आप खुद से करना, यू विल गेट द आंसर। आप बोलोगे मैम क्लियर हो गया मुझे, ठीक है ना। तो ये लोग, ये आप लोग करो,
आज इतना ही बहुत है। डेफिनेशन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको रिवाइज करके खत्म करो और स्कैनर भी अभी डेफिनेशन पे स्कैनर भी आप कंप्लीट कर लो, है ना? खोल लेना स्कैनर। डेफिनेशंस का अगर है तो आप उसको वहीं कंप्लीट करो। कल से मैं सेक्शन 3, 4 चालू कर दूंगी और ज़्यादा कल खत्म हो जाएगा ये हमारा एक्ट, ठीक है? परसों से कॉमर्शियल लॉ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।